हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आ गए सारे बच्चे? चलो जी। ओके। हाँ भाई, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था। अरे यस और नो। कल आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक पॉइंट पे रोका था, फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर। अरे रोका था कि नहीं रोका था? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जरा आ जाइए। चलो पहले क्वेश्चन क्यों दिखा दिया मैंने। फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों में डिफरेंस होता है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे मान लेते हैं ये ले लो आप ए बी, ये तो पढ़ा होगा आपने बचपन में। आप कई बार तो ऐसे पढ़ते हो ए प्लस बी माइनस, कई बार आप पढ़ते हो ए के ऊपर +2 बी के ऊपर -2, पढ़ते हैं ना अपन ऑर्गेनिक में ऐसे। और ये अपन किसके अंदर पढ़ते हैं? रेडॉक्स के अंदर। तो ये क्या है भाई? रेजोनेंस कराते हैं तो डोनर के ऊपर +1, एक्सेप्टर पे -1। और जब अपन रेडॉक्स की बात करते हैं तो डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2। अरे यस और नो, ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं अपन फॉर्मल चार्ज, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अभी दोनों अलग अलग होते हैं कि फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर? यस। फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है? देखिए, फॉर्मल चार्ज जो होता है ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो लुईस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर ये इलेक्ट्रॉन के लेने या देने को रिप्रेजेंट करता है। इसका लुईस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं। वापस सुन लीजिए, फॉर्मल चार्ज एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी पर बेस्ड है। दूसरा, फॉर्मल चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिविटी पर बेस्ड होता है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड है। अपन कहते हैं ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट, फॉर्मल चार्ज कहता है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहता है? इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे देता है। ऐसा समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या कहता है? अगर सारे फॉर्मल चार्जेस को ऐड कर दूं तो पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज आ जाता है। सारे फॉर्मल चार्ज को, कल मैंने एक एग्जांपल दिया था HNO3 वाला, सारे फॉर्मल चार्ज को ऐड कर दो, मॉलिक्यूल का चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्या कंसेप्ट कहता है? हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर दो, जैसे मान लेते हैं HCl, H पे +1, Cl पे -1, सारे ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर दो तो पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज आ जाता है। HCl पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर में बड़ा डिफरेंस होता है। फॉर्मल चार्ज मेनली लुईस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर बेस्ड होता है। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड होता है, इसका बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। अरे यस और नो? तो ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट पर जो चार्ज होता है वो कुछ भी हो सकता है, वो फॉर्मल चार्ज भी हो सकता है और वो ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? आ गया होगा शायद समझ में। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ली, देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है? जालक ऊर्जा। नाम सुना है मेरे बच्चों, लैटिस एनर्जी?
देखिए लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है, निकलने वाली एनर्जी। जब एक मोल कैटायन एक मोल एनायन के साथ कंबाइन होता है तो एक मोल कंपाउंड बनता है, और जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इस रिलीज होने वाली एनर्जी को यू या एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है और ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी क्या होती है, दो कैटायन एनायन एक एक मोल में आपस में टकराए, यानी कि इन्होंने बॉन्ड बनाया। कल ही तो बताया था बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकल रही है, तुम्हारी एनर्जी मान लो मैं निकाल दूं तो तुम्हारी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एनर्जी कम होने पर क्या बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी। तो मॉलिक्यूल की अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया ना, और स्टेबल चीजें वहां पर डिसॉल्व होंगी नहीं। तो लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। अब देखिए लैटिस एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक रेशो से निकालते हैं, Q प्लस Q माइनस अपॉन R प्लस प्लस R माइनस, यानी कि कैटायन एनायन का चार्ज अपॉन R प्लस प्लस R माइनस। इसका रेशो बताता है कि लैटिस एनर्जी किसी भी कंपाउंड की कितनी है। अगर लैटिस एनर्जी में चार्ज और साइज दोनों दे रखे हैं तो आप चार्ज से जवाब दिया करो, ये इसका मेजर फैक्टर है। सब साइज में से नहीं दे सकते क्या, नहीं दे सकते हो, लेकिन साइज में आपको सोचना पड़ेगा। तो साहब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज बड़ा हो गया। क्या समझ में आ रही होगी मेरी बात, इज दैट क्लियर। तो जब भी कि आपसे लैटिस एनर्जी की बात करें तो पहले आप चार्ज देखो, चार्ज में कंफ्यूज हो गए तो साइज देखो। अब इधर देखते हैं, ये क्वेश्चन खूब पूछा है नीट वाले ने, Na प्लस एफ माइनस Na प्लस Na प्लस डाटा। अरे यार इधर चार्ज तो बराबर है, तो अब चार्ज से जवाब नहीं आ रहा तो फिर आप जवाब किससे दो, साइज से। जिसका साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर। तो बताओ यहाँ Na का साइज तो सब में सेम है, तो बताओ अब जवाब दोगे एनायन से, जिसका साइज छोटा है, F का साइज छोटा है, तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, F की। शायद समझ में आ गया होगा। जितना छोटा साइज कैटायन का हो चाहे एनायन का हो उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। समझ में आ गया होगा। अब इधर आ जाइए, अब यहां पर देखो Na प्लस Cl माइनस Mg प्लस 2Cl माइनस Al प्लस 3Cl माइनस। अब आप यहाँ जवाब डायरेक्ट चार्ज से ही दे दो। पहले चार्ज देख लिया करो, चार्ज से देना आसान होता है, चार्ज से अपन को जल्दी पता लग जाता है। तो बताओ किसका चार्ज ज्यादा है, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी ली ज्यादा। तो बताओ किसने ज्यादा ली, AlCl3 ने। इज दैट क्लियर। ठीक है, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। हो गया बच्चों, चलिए अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। साइज का ऑर्डर बताना है आपको, यहाँ इसका ऑर्डर बताना है बच्चों, साइज का। देखो ऊपर और नीचे वाले आपको एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं। आपको पता है एक बार ये क्वेश्चन नीट के पेपर में आया था, लेकिन नीट ने उसका आंसर गलत दिया एनटीए ने, और बाद में चेंज भी नहीं हुआ। कई बच्चों की जिंदगी खराब हो गई थी, है ना। इसलिए कभी भी बॉर्डर लाइन तक मार्क्स लेके मत आना, वो किस्मत है तुम्हारी कि बॉर्डर पे आके भी आप जीत गए। ठीक है, इतनी मेहनत करो कि एक दो क्वेश्चन की अगर गलती भी हो जाए तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब देखिए, ये तो अपन अच्छे से जानते हैं, LINAKRBCSFR, ऊपर से नीचे जानते हैं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। FR रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, साइज बढ़ेगा।
चाहे न्यूट्रल एटम का हो चाहे उसके कैटायन का हो। तो ये तो सब जानते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन अब उसने नीचे गैसियस स्टेट की जगह एक्वस दे दिया। क्या दे दिया मेरे बच्चों? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? पहले बताओ एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि किसी भी कंपाउंड को इतने एक्सेस ऑफ अमाउंट में डाला जाए कि वो कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। अब उसमें और फर्दर अमाउंट ऑफ वाटर डालने पर देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्वस, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। और एक होता है CuSO4 डॉट 5H2O, पढ़ते हो ना, CaCl2 डॉट 2H2O। तो ये जो होता है ये हाइड्रेटेड वाटर होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक में। अब मैंने Li+ को एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डाल दिया, ये आपका Li+ है, और ये आपका कोई सा ले लो, सीजियम ले लो, हटाओ Cgm+। बताओ ये छोटा है कि बड़ा है? Li तो बहुत छोटा है, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो छोटा और बड़ा, इधर वॉल्यूम ज्यादा है इधर वॉल्यूम कम है, तो बताओ इधर वॉल्यूम कम है तो D प्रोपोर्शनल 1/b से वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी? इधर ज्यादा, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये भूखा नंगा ज्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, तो मतलब बताओ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत किसके ऊपर है? Li पे। चार्ज से मतलब नहीं होता, जैसे Na+ का, Cs+ का, K+ का, Li+ का, सबका चार्ज तो बराबर है, लेकिन साइज तो देखो, साइज छोटा है। जैसे मान लेते हैं मैंने एक छोटा सा बच्चा है, एक थोड़ा बड़ा बच्चा है, एक बहुत बड़ा बच्चा आदमी है, एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, मैंने उसको 5 रोटी दे दी, खा। एक थोड़ा सा बड़ा बच्चा है 10 साल का, मैंने उसको भी 5 रोटी दे दी, तू खा। एक और बड़ा बच्चा है 25 साल का, मैंने उसे भी 5 रोटी दे दी, तू बताओ किसका पेट ज्यादा फूलेगा? छोटे वाले का, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो जितना वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इसके ऊपर ज्यादा है एज कंपेयर टू सीजियम, तो मतलब ये ज्यादा भूखा है। तो मैंने इसके चारों तरफ पानी डाला, तो पानी क्या होता है बताओ? H+OH-। O के ऊपर लॉन पेयर होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है, तो ये पानी का मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ ज्यादा चिपकाएगा, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल इसके तरफ चिपक जाएंगे। प्लस के चारों तरफ पानी का OH- चिपक जाएगा। अरे यस सर, नो सर। इसका साइज बड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम है, यानी कि ये कम भूखा है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत कम है, तो ये पानी के कम मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ चिपकाएगा। पानी के कम मॉलिक्यूल चिपकेंगे, इधर पानी के ज्यादा मॉलिक्यूल चिपके। अब बताओ, जब एक्वस कंडीशन में आ जाता है या हाइड्रेशन कंडीशन में आ जाता है, हाइड्रेटेड कंडीशन में आता है, तो बताओ अब इसका साइज क्या हो गया? साइज बड़ा हो गया। इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है। इसका साइज ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, पानी ज्यादा चिपक रहे हैं। हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है तो निकलने वाली हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो इसकी मोबिलिटी क्या होगी? इसकी कम होगी। मोबिलिटी कह दो या इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो आपसे कई ऑर्डर पूछ सकता है। एक्वस में तो एक बात ध्यान रखना, एक्वस में छोटा बड़ा हो जाता है। एक्वस में छोटा क्या हो जाता है? बड़ा। कोई पूछे साहब छोटा बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है मतलब भूखा नंगा ज्यादा है। भूखा नंगा ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल का अपने पास लेके आएगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल जब उससे चिपक जाएंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा हो गया तो मोटा हो गया। मोटा हो गया तो उसकी मोबिलिटी या कंडक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। इज दैट क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। खतरनाक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट 2026। अब देखो इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट आ गया, पढ़ तो वैसे ही इंपॉर्टेंट रहे, उसमें और इंपॉर्टेंट कुछ। देखिए इस लाइन को हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री का मेन पार्ट है। जब भी कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर के बारे में बात की जाती है तो फजान्स लॉ से जवाब दिया जाता है। किससे जवाब दिया जाता है बच्चों? फजान्स लॉ। नाम सुना है फजान्स लॉ? क्या कहता है फजान्स लॉ? फजान्स लॉ आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आने को बताता है। समझ में आ रही मेरी बात? आयनिक कंपाउंड में कौन से कैरेक्टर आने को बताता है? कोवलेंट कैरेक्टर। साहब कैसे? आओ पता लगाएं। जैसे मान लेते हैं मैंने सीजियम फ्लोराइड ले, सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है, फ्लोरीन की 4 है। पूरी पीरियोडिक टेबल में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सीजियम, सबसे कम वाला, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। अरे और नो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला जानते हो? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का एक फॉर्मूला होता है 16XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। इससे किसी भी कंपाउंड के कोवलेंट या आयनिक कैरेक्टर का पता लगाया जा सकता है। इसमें वैल्यू पुट करो 16 XA यानी कि किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव, B किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तो 4 माइनस 0.7 प्लस 3.5 4 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर। जब आप इसे निकालोगे तो ऑलमोस्ट 90.5% या लगभग 91% इसमें आयोनिक कैरेक्टर आ रहे हैं। तो साहब ये जब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो 100% आयनिक क्यों नहीं हुआ? 100% आयनिक पॉसिबल नहीं है। अब मैंने पूछा यार क्यों? इसमें 91% अगर आयनिक कैरेक्टर है तो 9% इसके अंदर कौन से कैरेक्टर हो गए? कोवलेंट कैरेक्टर हो गए। तो आयनिक कंपाउंड में कौन से कैरेक्टर घुस गए? कोवलेंट कैरेक्टर घुस गए। और इसे एक्सप्लेन करने का काम करा था किसने? फजान ने। फजान ने किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आने को बताया था। वो कैसे बताया था? उसने इसके कई रूल्स दिए जो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। उसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में। ले ली बच्चों? हो गया? चलो अब अपन बात करते हैं कि साहब फजान्स लॉ किस तरीके से आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आने को बताता है। देखिए फजान क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं कैटाइन, जनरली कैटाइन का साइज अपन जानते हैं छोटा होता है, मान लिए एनाइन का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। कैटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है और एनाइन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो हमेशा कम डेंसिटी इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले के आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या करेगा? इस एनाइन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्या करता है? कोशिश करता है। तो बताओ क्या इसमें एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं आ गई क्या? आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? नॉन डायरेक्शनल। और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। तो बताओ इसमें एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ गई, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करने लग गए। तो कंपाउंड तो आयनिक था ना, प्लस माइनस, लेकिन इस कैटाइन के पोलराइजेशन पावर, इसको पोलराइजेशन पावर बोलते हैं। कोई पूछे व्हाट इज द पोलराइजेशन पावर? एबिलिटी ऑफ कैटाइन टू अट्रैक्ट या polarize nearby anion is called polarization power। कैटाइन एनाइन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है और इसी टेंडेंसी को अपन पोलराइजेशन पावर कहते हैं। हायर इज द पोलराइजेशन पावर, हायर इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, हायर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। अरे ऐसा और नो, तो कोई भी कैटायन हो इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही खींचेगा, प्लस की टेंडेंसी हमेशा माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की होती है।
इसीलिए कभी भी किसी भी कंपाउंड में 100% आयनिक कैरेक्टर आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे कैटायन कितना ही बड़ा हो, छोटा ज्यादा खींचता है ना भाई। जितना छोटा कैटायन होगा, क्यों ऐसा क्यों होता है, छोटा ज्यादा क्यों खींचता है, वो अभी जस्ट बताया था ना। छोटा है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, भूखा नंगा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। छोटा ज्यादा खींचता है, छोटा ज्यादा खींचता है और बड़ा ज्यादा खिंचवाता है। मान लेते हैं ये मैं और छोटा ले लेता और एनायन का साइज बड़ा लेता, तो बताओ कौन था ज्यादा खींचता, छोटा वाला। छोटा ज्यादा खींचता। और अगर मान लेते हैं कैटायन का साइज मैं बराबर का ही लेता ऊपर वाले का, लेकिन एनायन का साइज बड़ा ले लेता, तो एनायन का न्यूक्लियस दूर हो गया ना, या यूं कह दो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो गया और इस लूज बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा खींच लेता है अपनी तरफ। तो कहने का मतलब छोटा कैटायन ज्यादा खींचता है और बड़ा एनायन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खिंचवाता है। और जितना ज्यादा खींचा खाची होती है, कोवलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन पावर बढ़ जाती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर? अब इसने, क्या नाम है इसका, फजान ने, फजान ने अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए कई कंसेप्ट दिए। इसने क्या कहा, स्मॉल कैटायन है, या यूं कह दो साइज ऑफ कैटायन, दूसरा साइज ऑफ एनायन, तीसरा चार्ज ऑन कैटायन, चौथा चार्ज ऑन एनायन, पांचवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब इसने ये 5 रूल दिए। इन रूल के हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको किसी तरीके का दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आप जैसे चार्ज से पहचान रहे हो, कभी साइज से पहचान रहे हो, कभी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी से पहचान रहे हो, कभी नेगेटिव चार्ज से पहचान, कोई मतलब नहीं है। आप तो बस एक एमटीआर याद रखना, कौन सा, छोटा ज्यादा खींचेगा, छोटा ज्यादा खींचेगा और बड़ा ज्यादा खिंचवाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? पहले बताओ, खींचेगा, खींचता कौन है, जब कैटायन होता है, खिंचवाता कौन है, जब एनायन होता है। जितना ज्यादा खींचा खाची होगी उतने ही ज्यादा आपके कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, या उतने ही कम आपके आयनी कैरेक्टर होंगे। बस एक लाइन आपको याद रखनी है, छोटा ज्यादा खींचेगा, बड़ा ज्यादा खिंचवाएगा। अरे छोड़ दो, अगर पॉजिटिव चार्ज अलग अलग आ रहा है तो पॉजिटिव तो खींचता है, और नेगेटिव चार्ज अलग अलग रहा है तो नेगेटिव खिंचवाता है। आओ अपने एग्जाम के पल की तरफ चलते हैं। आपका यही था ना मेरे बच्चों एग्जाम्पल, बहुत ही तमीज के साथ इसे देखना अब, है ना। हाँ जी, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इन्हें कोवलेंट कैरेक्टर के बढ़ते ऑर्डर में जमाओ। तो सबसे पहले देखो इसमें अलग क्या है, Li प्लस Na प्लस के प्लस Rb, मतलब कैटायन अलग है। क्या अलग है, कैटायन। और जब कैटायन अलग होता है तो खींचता है, खींचने वाला है, कैटायन तो खींचता है ना, धनायन खींचता है। कैटायन अलग है तो जवाब आप खींचने वाले कंसेप्ट से देना। तो बताओ मेरे बच्चों, इनमें से ज्यादा कौन खींचेगा। ये छोटा है, सबसे स्मॉल यही है, और छोटा ज्यादा खींचेगा, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। अरे छोड़, कैटायन तो खींचता है ना, कैटायन अलग है तो खींचने की टेंडेंसी अलग होगी। अब इधर बताओ, यहाँ कैटायन तो सेम है सबके पास है, तो जवाब किससे आएगा आपका, एनायन से, FCl Br I। तो बताओ एनायन खींचता है कि एनायन अपने इलेक्ट्रॉन खिंचवाता है। तो बताओ सबसे बड़ा एनायन किसका है, I- का।
और सबसे छोटा किसका है, F माइनस का। तो बताओ Na किसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, बड़े के, क्योंकि न्यूक्लियस दूर हो गया। जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा इसमें कौन से कैरेक्टर हो जाएंगे मेरे बच्चों, कोवलेंट कैरेक्टर। तो छोटे कैटायन में और बड़े एनायन में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, छोटे कैटायन में और बड़े एनायन में। ठीक है, अब इधर आ जाओ साहब, देखो Cl तो सब में सेम है भाई, जो सेम है उससे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। अब बताओ Na पे क्या चार्ज आ रहा है, +1, Mg पे क्या आ रहा है, +2, Al पे क्या आ रहा है, +3। तो ये सबसे छोटा है, और छोटे कैटायन में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। छोटा कैटायन 50 बार बोल दिया मैंने। अब इधर आ जाओ, यहां पर आपका देखो कैटायन तो सब में सेम है, Al। एनाइन देखो, F पे -1 है, O पे -2 आता है, N पे क्या आता है, -3। तो बताओ ये एनाइन क्या है, बड़ा है, लार्ज। और छोटे कैटायन में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा और बड़े एनाइन में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। बस इतना सा ध्यान रखना, छोटे तो कैटायन में और बड़े एनाइन में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। कई बार सवाल आपको ऐसे फंसाएगा 11 ने, कई बार आपको कैटायन एनायन दोनों ही अलग अलग दे देगा, तो कैसे जवाब दें, वही पढ़ रहे हैं अभी। कैटायन भी अलग दे दिया, एनायन भी अलग दे दिया, सब अब कैसे जवाब दें, तो उसका कोई तरीका नहीं है वास्तव में। उसका तरीका है ट्रिक, MTR, दिमाग, अपने बुद्धि का प्रयोग करो। देखिए, सोचना, फर्स्ट ग्रुप हमारे लिए ना करो सबसे हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। और फिर 17वां ग्रुप, 18वां तो इनेट हो गया, फिर कल बाहर INT। ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, तो मतलब ये आयनिक टेंडेंसी शो करते हैं। और इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, तो मतलब इनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। या यूं कह दो, अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट एक दूसरे से दूर दूर है, एक यहां पर है एक यहां पर है, जैसे NaCl, Na2O। अरे ऐसा हो रहा, अब दूरी क्या हो गई, कम हो गई। फिर इसके बाद और कोई सा ले लो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड। तो बताओ डिफरेंस किसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सोडियम और क्लोरीन के बीच में। अरे ऐसा और नो, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर सेम पीरियड में एलिमेंट दूरी पर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होता है आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का जवाब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। जितना जैसे Na, और इधर ले लीजिए Cl, तो Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो डिफरेंस ज्यादा होगा। अब मान लेते हैं Na और O का ले लेता हूं मैं, या Na या सल्फर का ले लेता हूं मैं, तो डिफरेंस कम हो गया। अरे ऐसा और नो, मेरी बात समझ में आ रही है। तो बताओ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर यहाँ आता है बीच में, ऑक्सीजन आगे आता है, कॉपर ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, सोडियम और ऑक्सीजन, किन में डिफरेंस ज्यादा है, सोडियम पहले ग्रुप का, ऑक्सीजन 16वें ग्रुप का, कॉपर 11वें ग्रुप का, और ऑक्सीजन बताओ 16वें ग्रुप का। तो इनमें डिफरेंस कम है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो इनमें आयनिक कैरेक्टर कम है, आयनिक कैरेक्टर कम है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो बताओ इनमें अगर मैं पूछूं CuCl और NaCl में, इनमें दूरी ज्यादा है, Na और Cl के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर। क्या आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आप इसे दूसरे एक तरीके से भी समझ सकते हो, अगर अपन दिमाग लगाएं तो दूसरे तरीके से भी इसे समझा जा सकता है। जैसे CuCl और NaCl को देखिए, शिफ्ट कर दूं पेज को, देखो बच्चों इधर, हाँ जी, CuCl ये आपका कॉपर क्लोराइड हो गया, CuCl, और एक मैंने क्या ले लिया, NaCl। दोनों में Cl तो कॉमन है, इधर है Cu प्लस Cl माइनस, और इधर क्या है मेरे बच्चों, Na प्लस
Cl में Na+ का कॉन्फ़िगरेशन जानते हो 2 8। ऑक्टेट कंप्लीट है तो मतलब ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इधर बताइए Cu का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2 8 18। अरे यस और नो? ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? स्यूडो इनर्ट आयन। स्टेबल तो ये भी है लेकिन कंपैरेटिवली ये लेस स्टेबल है। वो तो ऑक्टेट ही कंप्लीट करके बैठा है। तो बताओ कॉपर प्लस और Cl-, ये आपका Cl-, ये आपका Cl- है। बताओ Na स्टेबल है तो मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो बताओ ये इसके इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, कम खींचेगा। ये तो कंपैरेटिवली ये कम स्टेबल है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। तो बताओ यहां पर पोलराइजेशन पावर ज्यादा आ गई, पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और आयनी कैरेक्टर कम है। तो ये तो मैंने अपने हिसाब से भी तो बता दिया था आपको। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जितने एक दूसरे से दूर दूर होंगे उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आएगा तो आयनी कैरेक्टर ज्यादा होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे। इनमें देखो डिफरेंस सबसे ज्यादा है, ये पहले ग्रुप का, ये 17वें ग्रुप का। तो पहला ग्रुप, ये 17वां ग्रुप, डिफरेंस ज्यादा है। ये आपका 11वां ग्रुप, ये 17वां ग्रुप, तो डिफरेंस कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, आयनी कैरेक्टर कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। शायद समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर वाले का ले लो, फिर नीचे वाले का ले लेना। ले लीजिए, 1 मिनट ले लो। हो गया? चलो नीचे वाले पेज का ले लीजिए। फिर इसके ऊपर वाले का भी ले लीजिए, ये लीजिए। आ गई मेरी बात समझ में? आगे चलें? चलो ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। क्या कह रहा है ये पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला टॉपिक है ऑर्डर वाले, है ना? अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से इनके ऑर्डर आते हैं। पढ़ो, देखो ये क्या कह रहा है। और टेढ़ा हो गया। हाँ जी, क्या कह रहा है ये? थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है हमसे। इसका ऑर्डर पूछ रहे हैं मेरे बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी। नाम सुना है थर्मल स्टेबिलिटी? क्या होता है थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब? थर्मल मतलब हीट, कितनी हीट लेकर भी स्टेबल है। मान लो मैंने एक बच्चे के 10 थप्पड़ मारे फिर भी खड़ा ही रहा हो, और एक बच्चे के एक मारा और वो लेट गया, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? 10 थप्पड़ खाने वाले की। तो किसी को मैं बहुत ज्यादा गर्म करूं फिर भी वो टूटे ही नहीं, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा है मतलब उसकी हीट गेन करने की, हीट एब्जॉर्ब करने की, हीट बेयर करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसे ही कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। अब बेटे थर्मल स्टेबिलिटी का जवाब अलग अलग चैप्टर अलग अलग तरीके से देते हैं, और सबसे अच्छी बात है हमारे हर चैप्टर में समझ में भी आ जाता है। लेकिन जब वो एक साथ आते हैं, जब सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऑर्डर तुम्हारे एनसीईआरटी में, जब एक साथ सारे ऑर्डर आते हैं, फिर बच्चा कहता है सर आप इधर तो जवाब बॉन्ड एनर्जी से दे रहे हो, इधर आप जवाब लैटिस एनर्जी से दे रहे हो, इधर जवाब आप आयनी कैरेक्टर, हमें कैसे पता लगेगा? पेपर में आएगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि जवाब बॉन्ड एनर्जी से देना है कि लैटिस एनर्जी से देना है?
या आयनी कैरेक्टर से देना है, तो उसका पता लगेगा एमटीआर से, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं और प्रैक्टिकल चीजों में टीचर की गलती नहीं होती। टीचर कहते हैं ना यार ये तो याद करो, ये तो प्रैक्टिकल चीजें, उनकी गलती नहीं है, याद ही रखने होते हैं, लेकिन तरीका हम बता देंगे कि याद कैसे रखना है। मान लो उनके अलावा कुछ और क्वेश्चन आए तो कैसे समझोगे? इज दैट क्लियर? तो क्या बना दिया मैंने इनका एक एमटीआर, वो एमटीआर आपको याद रखना है। देखो पहले मैं एमटीआर समझा देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन समझाने के लिए थोड़ी आया हूं बेटा आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको किताबों में मिल जाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी का एमटीआर, अगर आपसे पेपर वाला कभी भी थर्मल स्टेबिलिटी पर कोई सा भी सवाल पूछे, आप इस एमटीआर के पास आ जाना। मेरी बात समझ में आ रही है? अब भी आपको थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। अगर आपको थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप देखना कि आपका कोवलेंट मॉलिक्यूल है कि आयोनिक मॉलिक्यूल है। क्या देखना है मेरे बच्चों? कि आपका कोवलेंट मॉलिक्यूल है कि आयोनिक मॉलिक्यूल है। इस ठीक है साहब? कोवलेंट का मतलब तो जानते होंगे, जिनमें नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है। जहां पर भी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट मैंने दी है, वही हीट तो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी गई एनर्जी उसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। तो कोई सा भी कोवलेंट मॉलिक्यूल हो, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल जनरली पी ब्लॉक के होते हैं, जहां नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, तो यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी का पता अपन किससे लगाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा तो मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, और इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी गर्म करने के लिए हीट ज्यादा। अब आपको जैसे मान लेते हैं मैंने कोई सा भी एग्जाम्पल दे दिया, NH3 दे दिया, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, या ओ स्टाइल से टीपो, कोई सा ही ले लो, कोई जरूरी नहीं है। अब आपको ये तो पता लग गया ना नॉन मेटल है, तो बताइए जब भी जवाब नॉन मेटल के लिए पूछा जाता है, या जब भी जवाब कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए पूछा जाता है, तो जवाब बॉन्ड एनर्जी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NPAS में N की सबसे ज्यादा है, क्योंकि नाना पाटेकर ऐश्वर्या ऊपर से नीचे जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, कोवलेंट मॉलिक्यूल में जवाब देते हैं बॉन्ड एनर्जी से, लेकिन जब आयनिक मॉलिक्यूल आ जाता है, आयनिक तो जानते हो ना जिसमें प्लस माइनस होते हैं, जब भी आयनिक मॉलिक्यूल आ जाता है तो आपको पहले दो चीजों का पता लगाना पड़ेगा। क्या क्या चीजों का पता लगाना पड़ेगा? क्या आपका मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक कैटायन और एनायन रखता है, या उसके अंदर कोई सा भी पॉली एटॉमिक कैटायन या एनायन है? कोई जरूरी नहीं है दोनों हो, एक भी हो सकता है। मोनो एटॉमिक कैटायन एनायन मतलब दोनों ही मोनो एटॉमिक होने चाहिए, जैसे LiH, NaH, KH, RbH। तो देखो ये आयनिक कंपाउंड है जनरली सारे के सारे, केवल लिथियम को छोड़ के। आयनिक कंपाउंड में अगर मोनो एटॉमिक कैटायन एनायन है, एक एक एटम वाले, तो जवाब जो होगा थर्मल स्टेबिलिटी का उनकी ली से लेते हैं, लैटिस एनर्जी इससे लेते हैं। और लैटिस एनर्जी चार्ज अपॉन साइज होता है, अभी तो बताया था Q+Q - R+R- अपॉन साइज।
आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है पता ही नहीं। कोई जगह इसका जवाब क्या देता है, कोई इसका रीजन क्या देता है, लेकिन जब असर्शन रीजन में आएगा ना तब तोते उड़ जाएंगे आपके। आपको एग्जैक्ट आंसर देना पड़ेगा कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी में से किसकी ज्यादा है और क्यों है। देखो इधर, अब यहाँ जवाब लैटिस एनर्जी देते हैं। लैटिस एनर्जी साइज की इनवर्सली होती है, तो जिसका साइज छोटा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो देखो एच तो सब में बराबर है, तो लिथियम का साइज सबसे छोटा है। साइज सबसे छोटा है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। शायद समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। इज दैट क्लियर? अगर आपसे कभी भी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पूछे तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, क्या वो कंपाउंड कोवलेंट है। दूसरा पॉइंट, क्या वो आयनिक कंपाउंड में मोनो एटॉमिक कैटायन एनायन है या उसके अंदर एक भी पॉली एटॉमिक या दोनों पॉली एटॉमिक कैटायन एनायन है। अगर दोनों पॉली एटॉमिक कैटायन और एनायन उसके अंदर है, दोनों के दोनों, जैसे बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर बाप रोए, ऐसे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का, तो इसमें देखो पॉली एटॉमिक आयनाइन आ गया, एक से ज्यादा एटम वाला, CO3 माइनस 3 वही आ गई, एक कार्बन आ गया। अब इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का पता किससे लगाते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनिक कैरेक्टर। ज्यादातर किताबें इसी को पूछती हैं, इसी का आंसर हर जगह चिपका देती हैं। जितना ज्यादा आयनिक, तो मैंने आयनिक कैरेक्टर का बताया था ना, छोटा कैटायन है तो कोवलेंट होगा, बड़ा एनायन है तो आयनिक होगा। तो इसमें देखो एनायन तो सब में सेम ही है, CO3 माइनस 2, कैटायन अलग अलग है। तो जितना ज्यादा छोटा कैटायन है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर कम है। तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें हो गए? CO3 में। या बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर बाप, आगे तक बढ़ते ही चले जाएंगे। तो बताओ, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो मतलब इसे तोड़ने के लिए मुझे हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बताओ, बेटा, मांगे और कन्या की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ रहा है, तो इस ऑर्डर का रीजन क्या है? क्या बताओगे इस रीजन को? इसका रीजन है कि साहब इनमें कौन से कैरेक्टर ज्यादा है? आयनिक कैरेक्टर। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ गई होगी मेरी बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया मेरे बच्चों? आगे का देखिए, ये क्या कह रहा है? अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर। इंटेंसिटी का मतलब जानते हो? रंग का गहरापन। देखिए, किसी भी कंपाउंड के कलर की इंटेंसिटी, उसके रंग का जो गहरापन होता है, इंटेंसिटी ऑफ कलर is directly proportional covalent character of compound. Higher is the covalent character, greater is the intensity of color. उतना ही ज्यादा गहरा कलर होगा जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। इसका रीजन मैं बता देता हूं। जैसे ये ले लो, मान लो ये कैटायन और ये एनायन, फिर ये छोटा कैटायन और एनायन बराबर का साइज का है। तो बताओ इनमें से कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा जाएगा? छोटा ज्यादा खींचता है ना, अभी बताया था मैंने, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ये ज्यादा खींचेगा। अरे ऐसा और ना, ये कम खींचेगा। तो मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन को यहां तक ले आया, ये इसके इलेक्ट्रॉन को यहां तक ले आया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री हो गया। ऑलमोस्ट, हालांकि फ्री तो नहीं होता, इस एनायन का अट्रैक्शन इस पे बहुत कम हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है तो वो एनर्जी लेके फोटोन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। और ये तो आप सब शायद समझ गए होंगे। और जब कोई भी चीज हायर एनर्जी लेवल में चली जाती है तो दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट में आएगी। इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर पहुंच के परमानेंट नहीं रहता, उसकी एक्साइटेशन स्टेट 10 की पावर -8 सेकंड तक होती है।
इतने टाइम बाद वो दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट में आएगा। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा होता है, तुम्हें कुत्ते ने एक्साइट करके किसी दूसरे के घर में घुसा दिया, तो अब वहीं पहुंच जाओगे, नहीं साहब मैं तो यहीं रहूंगा। अरे वहीं रहोगे क्या? किस टाइम बाद आप वापस आ जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दे के ऊपर पहुंचा दिया, तो वो 10 की पावर -8 सेकंड बाद दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट में आएगा। क्या लेकर गया था वो? एनर्जी। तो क्या देकर आएगा? एनर्जी देकर आएगा। और एनर्जी का इमिशन छोटे-छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। उस रिलीज एनर्जी की वेवलेंथ जिस कलर को मैच करेगी, उसी कलर का वो हमें दिखाई देगा। उसका ऑब्जर्वेशन जो होगा वो उसी कलर का होगा। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी कंपाउंड का कलर होने के लिए, कलरफुल होने के लिए उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तभी तो मैंने क्या कहा था, जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही गहरा कलर होगा। तो आपको सबके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को पहचानना है। बताओ, कैटायन सबके अंदर सेम है, एनायन सबका अलग-अलग है। तो जितना बड़ा एनायन होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। तो बताओ सबसे गहरा रंग किसका होगा? अजीआई का। एजीएफ कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। एजीसीएल ऑलमोस्ट व्हाइट होता है। एजीबीआर लाइट येलो होता है, पेल येलो। और अजीआई ये होता है डार्क येलो। तो बताओ कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? रंग का गहरापन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अरे यस सर, नो सर। ठीक है। तो हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ कलर। यस सर, नो सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा? चलिए जी, अब देखिए इधर। अपन ने यहां से स्टार्ट किया है, लैटिस एनर्जी से। अब देखिए, लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी दो पढ़ते हो आप, लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था ना, Q प्लस Q माइनस अपॉन R प्लस प्लस R माइनस। ऐसे एक और होती है सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, 1 अपॉन R प्लस प्लस 1 अपॉन R माइनस। अरे ऐसे और ना, 1 अपॉन R प्लस प्लस 1 अपॉन R माइनस। देखिए इधर, लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को समझाती है। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और सॉल्वेशन एनर्जी कंपाउंड को घोलने वाली एनर्जी हो। अगर सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो कंपाउंड घुल जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड के घुलने की शर्त क्या है? सॉल्वेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ लैटिस एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू सॉल्वेशन एनर्जी से ज्यादा है तो वो कंपाउंड कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, वो स्टेबल कंपाउंड की कैटेगरी में काउंट हो गया वो। इज दैट क्लियर? आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बच्चों? चलो जी, अब इसके बाद आपकी अगली क्लास होगी ऑर्गेनिक की। लेकिन पहले भी मैं आपको एक बात बता चुका, कुछ दिनों में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्या? वन शॉट वाला टॉपिक। पूरा पूरे चैप्टर को हम 1.5 से 2 घंटे में निपटा देंगे। 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें लगभग आपका पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसको भी बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना, समराइज हो जाएंगी चीजें, आपकी क्लैरिटी आ जाएगी उससे टॉपिक की। इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, ये क्यूआर कोड शेयर कर दिया। स्कैन कर लो इसको।